नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है स्लोवेनिया की। स्टूडेंट का रेजिडेंसी परमिट अप्रूव्ड हुआ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्लोवेनिया को पिछले 3 साल से मैं डील करता आ रहा हूँ और जो इनका पिछले 2 साल का रिज़ल्ट्स रहा है वो 100% रहा है। तो इस साल के जो रिज़ल्ट्स हैं अभी तक 70% बच्चों के क्लियर किए हैं। जितने भी बच्चों के क्लियर किए हैं उनको पॉजिटिव ही रेजिडेंसीज कार्ड मिले हैं। 30% बच्चों के स्टिल जो केसेस है पेंडिंग है। हमारे टोटल 8 केसेस थे स्लोवेनिया के, 8 में से 6 की अप्रूवल आ चुकी है रेजिडेंसी परमिट की। तो 2 केसेस अभी स्टिल पेंडिंग पड़े हुए हैं वहाँ की मिनिस्ट्री के पास, उनका भी डिसीज़न बहुत जल्द आ जाएगा। स्लोवेनिया में डालने से पहले हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस वो ही ले सकता है जो इन कंट्रीज़ को लंबे समय से डील कर रहा है। वहाँ पर फंड कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है, और सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके अंदर पेशेंस कितनी है। क्योंकि आफ्टर सबमिशन ऑफ फाइल इन द एम्बेसी, जब हम वहाँ पे जमा करवा देते हैं रेजिडेंसी परमिट के लिए, वहीं से अप्लाई होती है। तो उसके बाद जो हमारे प्रीवियस जो मुझे एक्सपीरियंस रहा है 3 महीने में, 4 महीने में, तो इस साल 6 मंथ के बाद डिसीज़न आया है। बच्चों की सिचुएशन आप समझ सकते होंगे, जो बच्चे ने वहाँ पर एडमिशन डाला था, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे और इतनी टेंशन में थे पेरेंट्स भी बच्चे भी कि आगे क्या होगा, कि क्या अगर हमारा नेगेटिव डिसीज़न आता है वहाँ से रिफ़ंड आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि टर्म एंड कंडीशंस यूनिवर्सिटी की ऐसी थी। तो बच्चों के अंदर भी पेशेंस था। और ये बच्चे की जो मैं प्रोफाइल डिस्कस कर रहा हूँ, इट इज़ आप भी इस प्रोफाइल को देख के आपके अंदर भी पॉजिटिवनेस आएगा, क्योंकि हमारा दिल करता है कि इस टाइप की प्रोफाइलों को, इस टाइप की सक्सेस स्टोरीज़ को, इस टाइप की केस स्टडीज़ को आप तक लाएं, तो क्योंकि आपके अंदर भी पॉजिटिवनेस आए और आपके अंदर भी पेशेंस आए। देखो, फेल्यूर के बाद सक्सेस है, ऑलवेज मैं हर एक वीडियोज़ में बताता हूँ। तो इस बच्चे के अंदर पेशेंस काफ़ी थी, पेशेंस के कारण ही ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। सिलेक्शन ऑफ कंट्री मैं बार-बार बताता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। घूमते फिरते एजेंट्स के पास चले जाएँगे, उन्होंने तो उठाकर कहाँ डालना है, माल्टा में डाल दो, पोलैंड में डाल दो, जर्मनी में भी ट्राई मार दो, ऐसे डाल देंगे। लेकिन आपका जो कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट है, जो मोर देन 100 कंट्रीज़ को डील कर रहा है, जो शेंगन की हर एक कंट्रीज़ उसके टिप्स के ऊपर है, वो आपको बता सकता है कि आपके केस में क्या हो सकता है, कहाँ पर आप अपना केस डालो, तो आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलें। तो बच्चे की प्रोफाइल 2019 में इसने 12th की है कॉमर्स के साथ, विदाउट मैथ है, क्योंकि मैथ एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, विदाउट मैथ है, और 52% नंबर हैं बच्चे के, 52% है। और आईएलटीएस बहुत बढ़िया है, 6.5 बैंड थे, वो भी आई थिंक एक्सपायर्ड हो चुके हैं। और इसमें क्या था कि इस केस के अंदर कनाडा से ऑलरेडी रिफ्यूज़ था, इसने कनाडा से ऑलरेडी रिफ्यूज़ल ली हुई थी। इसके अलावा जर्मन में इसने वहाँ की आर्डन यूनिवर्सिटी में डाला था, वहाँ से बेचारे को बच्चे को रिफ्यूज़ल मिली है। उसके बाद लकीली इसने हमारे सोशल मीडिया को देखा, देखने के बाद वीडियोज़ देखी, हमें संपर्क किया, हमारे पास आया। तो मैंने इसको जो कंट्री सजेस्ट की थी जहाँ पर इसका एडमिशन डालना था, देखो लाटविया ने 52% वाले को एडमिशन देना ही नहीं है, वो हमें भी मालूम है। तो अभी मैंने जो इनको कंट्री सजेस्ट की थी, मैं कहा हम डेनमार्क में डालेंगे, स्लोवेनिया में तो डालना ही था हमने, और साथ में हम नीदरलैंड में भी डालेंगे। ऐसी प्रोफाइल को हमें मालूम है कि वहाँ से इसका एडमिशन आ सकता है और नीदरलैंड में भी डाल सकते हैं। तो जब हमने डाला डेनमार्क में भी एडमिशन नहीं आ पाया, बच्चे को रिजेक्शन देखने को मिली है, एप्लीकेशन फ़ीस भी बच्चे की ख़राब हुई है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में हमने डाला था वहाँ पर मैथ की रिक्वायरमेंट थी 12th में, वो मैथ नहीं था, दैट रीज़न उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। उसके बाद हमने स्लोवेनिया में डाला, स्लोवेनिया में सक्सेसफुली एडमिशन आया। आने के बाद बच्चे ने फ़ीस 3500 यूरो की यूनिवर्सिटी को भेजी। उसके बाद फंड्स दिखाने पड़ते हैं, एम्बेसी में इंटरव्यू होती है, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, फिर जाकर ये उसको अभी अप्रूवल मिली है। जो कल इसका रेजिडेंसी परमिट का अप्रूवल आ चुका है मेल के ऊपर। हमारे ये 6 स्टूडेंट्स के अप्रूवल आ चुके हैं, मेल के ऊपर कंफर्मेशन उन्होंने भेज दिया है कि आपकी जो रेजिडेंसी परमिट है वो अप्रूव्ड हो चुका है, आप एम्बेसी में आकर इतनी तारीख को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बच्चे के साथ डिस्कस करेंगे इनका एक्सपीरियंस किस वे से रहा है क्राउन इमिग्रेशन के साथ। तो इस वीडियो का बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको वीज़े दिखाकर मोटिवेट करूंगा कि मैं हमारी गारंटी है उन एम्बेसीज़ के साथ सेटिंग के साथ आपका काम करवा कर देंगे, वो ऐसा किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। बट आपका जो कंसल्टेंट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए।
और इस प्रोफाइल के अंदर पॉजिटिवनेस सबसे जब बड़ा था कि इसके पास IELTS थे। दैट रीज़न हमने इस प्रोफाइल में इंटरेस्ट दिखाया है। अगर आप भी वीज़ा ऑफिसर हो, आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी हो, अच्छी कंट्री में डाल रहे हैं, तो आपको मालूम होगा कि 52% वाले की कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है कि आप एडमिशन देंगे या नहीं देंगे। तो फिर बता दिया, जब भी आपने कभी भी किसी भी कंट्री का एडमिशन डालना है, आप 10 बारी भी रिफ्यूज़्ड हैं, तो आप एक बार किसी अच्छे कंसल्टेंट का जो ओपिनियन लें अपनी प्रोफाइल के ऊपर। पहले सिलेक्शन ऑफ कंट्री देखें कि कहाँ पर आपका एडमिशन आ सकता है। तो अभी बच्चे से जनरल डिस्कशन करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस वीडियो के अंदर, और आपको कंग्रेचुलेशंस भी देता हूँ कि अभी आपकी यूक्रेन की रेजिडेंसी परमिट जो अप्रूव्ड होकर आया है। तो सबसे पहले जो आम क्वेश्चन जनता से पूछा जाता है कि आपने क्राउन इमिग्रेशन को कहाँ से फाइंड आउट किया? सर मैंने यूट्यूब पर ही वीडियोस वगैरह देखी थी आपकी, और मैंने डेनमार्क के लिए करवाया था, पर डेनमार्क में मेरी एडमिशन नहीं आई थी। फिर उसके बाद आपने सजेस्ट करा कि स्लोवेनिया के लिए करते हैं, और स्लोवेनिया में वीज़ा सक्सेस रेट भी अच्छा है, इसलिए फिर मैंने स्लोवेनिया का करा था। तो आपने जो हमारी वीडियोस देखते हैं जो उसमें आप बताएंगे कि वो जो वीडियोस हम डालते हैं, तो क्या हम उसमें सिर्फ गप्पे गुप्पे डालते रहते हैं कि वो इन्फॉर्मेटिव भी रहती हैं? नहीं नहीं सर, सारी ओरिजिनलिटी होती है, मार्केट से ज़्यादा यहाँ पे ओरिजिनलिटी मिलती है कि क्या सही है हमारे लिए और कौन सी कंट्री हमारे लिए बेस्ट है हमारी प्रोफाइल के हिसाब से। तो आपका पहले प्रीवियसली भी किसी कंट्री से रिफ्यूज्ड है? हाँ सर, मेरा एक बार कनाडा से और दूसरी बार जर्मनी से मेरा रिफ्यूज़ था। तो आपका जो कंसल्टेंट था, सेम कंसल्टेंट के थ्रू दोनों कंट्रीज़ का अप्लाई किया था, या आपने कंसल्टेंट भी चेंज किया था? पहले कनाडा के लिए अलग था, जर्मनी के लिए अलग था? नहीं सर, मेरे कंसल्टेंट जो थे वो पहले कोई और थे, वो चंडीगढ़ से थे, और उनसे आया था, मेरे 2 रिफ्यूज़ल आए थे। मतलब एक ही कंसल्टेंट से दोनों कंट्रीज़ का अप्लाई किया हाँ था? जी सर। तो आपने उनको भी जज किया होगा, हमारे पास भी आए होंगे, माहौल के बारे में, हमारे नेचर के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में आप कंपेयर करते हैं तो क्या कहेंगे? सर मैंने उनको पहले ये चीज़ देखी कि जैसे उनने मेरे को, मेरी जब उनके साथ कनाडा के लिए बात हुई थी, उन्होंने मेरे को कनाडा के लिए पूरा मोटिवेट करा था कि हाँ आपका वीज़ा आ जाएगा, तभी मैंने फ़ाइल लगवाई थी। जबकि मेरे को कहीं ना कहीं अंदर था कि हाँ मेरी परसेंटेज कम है, पर उन्होंने मेरे को मोटिवेट इस तरह से करा था कि आपका वीज़ा आ ही जाएगा। फिर उन्होंने मेरे को जर्मनी के लिए भी इसी तरह से मोटिवेट करा, और दोनों साइड्स में मेरे काफ़ी पैसे भी ख़राब हुए। तो जब आपने जर्मनी में डाला था हार्डन यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम वीज़ा अपॉइंटमेंट में भी काफ़ी दिक्कत आई होगी। तो क्या वीज़ा अपॉइंटमेंट के भी कोई एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े थे? हाँ सर, मैंने उस टाइम पर अराउंड 30,000 रुपीज़ पे करे थे सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही, और उसके बाद तो अभी देखिए, ये प्रोफाइल मेरे पास भी आती, चाहे कनाडा के लिए आती, चाहे जर्मनी के लिए आती, हम फर्स्टली ट्रुथ बताते कि सर आपका केस 50-50 है, कनाडा के लिए बीइंग 52%। जर्मनी के लिए भी मैं डेफिनेटली इस केस को नेवर एवर डालता, क्योंकि बिग प्रॉब्लम फॉर वीज़ा अपॉइंटमेंट, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में डालना था। और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में कोई भी एडमिशन ले ले, ओनली ट्राई किया है, हर एक कंसल्टेंट सिर्फ स्टीरियोटाइप काम करना चाहता है, एफर्ट्स कोई नहीं करना चाहता। एफर्ट्स मीन्स है, जैसे हम 26 कंट्रीज़ को डील करते हैं, हमें मालूम है कितनी मेहनत, कितनी उन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमें कॉरस्पॉन्डेंस करनी पड़ती है, कितनी बार उनको फ़ोन करना पड़ता है, कितनी बार उनको समझाना पड़ता है, कौन कौन से उनको डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने पड़ते हैं। ऐसी चीज़ें कोई नहीं करना चाहता, सब रेडीमेड चीज़ चाहते हैं कि बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटीज़ को भेज दिए, जैसे कनाडा में इमीडिएटली एडमिशन आया, डाल दिया जी, आ गया, ठीक है, नहीं तो ना सही। ऐसे है मार्केट के अंदर, और मार्केट के अंदर 4-5 कंट्री की प्रमोशन ज़्यादा है। कौन सी? कनाडा की है, या यूएसए की मिल सकती है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूके की। ये 4-5 कंट्रीज़ की प्रमोशन है, और हर एक बच्चा सोता भी जागता भी यही देखता है कि हमने इन ही 5 कंट्रीज़ में जाना है। तो मेरी बच्चों को और पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट है कि आप अपनी नींद से जागें, नींद से जाकर आप वर्ल्ड की अनदर कंट्रीज़ के बारे में सोचिए। आप, ये स्लोवेनिया है, नीदरलैंड है, फिनलैंड है, फ्रांस है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्विट्ज़रलैंड है। उन कंट्रीज़ को भी देखिए, वहाँ पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता, और कोशिश करें वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने की। तो अभी सर आपका जो वीज़ा आया है, तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि जब आप एम्बेसीज़ में फ़ाइल डाली थी, तो क्या एम्बेसी में कोई इंटरव्यू हुई थी आपकी? हाँ सर, मेरी इंटरव्यू हुई थी, मेरी इंटरव्यू अराउंड 20 मिनट्स की हुई थी मेरी इंटरव्यू। तो आपको क्या लगता है, अगर किसी बच्चे को हम यहाँ पे विदाउट IELTS डालते हैं, तो उसकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, या इंग्लिश उसको समझ नहीं आती, उसके परसेंटेज 60-70% हैं, क्या वो इस इंटरव्यू को निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा? अपना व्यू बताइए।
सर थोड़ा सा तो अब समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश ही वहाँ पे उनकी कंट्री का ही पर्सन जो हमारी फाइल वगैरह लेता है, तो उसने तो इंग्लिश में बात करनी है, तो फिर वो तो तो जर्नल में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जब इंटरव्यू में आप स्लोवेनिया एम्बेसी में गए थे, तो व्हाट दे आर आस्किंग, क्या जनरल क्वेश्चन पूछते हैं? सर यूनिवर्सिटी के बारे में ही थे, वहाँ की कंट्री के बारे में ही थे, कंट्री की पॉपुलेशन, कंट्री का कैपिटल सिटी कौन सी है, और यूनिवर्सिटी के बारे में जनरल से तो ये सारे क्वेश्चंस वहाँ का लोकल सिटीजन पूछता है उनके इंग्लिश में, तो आपने सारे ये जवाब भी इंग्लिश में देने होते हैं? हाँ सर, इंग्लिश में देना होता तो आप ये रिकमेंड करते हैं कि जिसको इंग्लिश आती है वही इस कंट्री में डालने की कोशिश करें, कि आप ये भी कहते हैं कि बाकी भी डालें? है। नहीं सर, जिसको इंग्लिश ढंग से समझ आती है और एटलीस्ट थोड़ा बहुत बोल लेता है, वही बंदा करे। दूसरा आप इसमें बताएंगे कि जिसके पास फंड्स नहीं है, ठीक है, वो फंड्स किसी से लेकर डलवाते हैं, बाहर लोन लेकर डालते हैं, उनको इस कंट्री में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? जिनके पास रियल फंड है उनको डालना चाहिए? क्योंकि सर अब चाहे मेरे तो सर मेरे को फंड्स 6-7 महीने के लिए मेंटेन करके रखने पड़े थे। अगर वो बंदा किससे लेता, वो 6-7 महीने के लिए मेंटेन नहीं करके रख सकता। तो आपको क्या बैंक स्टेटमेंट एक बार ही देनी पड़ी एम्बेसीज में या 2 बार? मेरे को सर 2-3 बार बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ी है। तो अभी ये देख लिए, मैंने फिर बताया यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, ओपन चीज़ मिलेगी। तो फिर मैंने बता दिया, हमारी कभी भी कोई भी ये बैड इंटेंशंस नहीं रहती कि आपका केस लेकर फंड्स के नाम पर भी आपके पैसे कमाए जाएं। जब भी हमारे पास क्लाइंट आता है, सबसे पहले हम प्रिकॉशंस जो होते हैं क्लाइंट्स को दिलवाते हैं कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, तभी मैं आपकी कंट्री को मैं कंट्री स्वेस्ट कर सकता हूँ। आपके पास फंड्स की प्रॉब्लम है, आपके पास आईटीआर्स नहीं है, आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम केस लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बच्चे से भी आपको टेक्निकल से टेक्निकल क्वेश्चंस के बारे में बता दिया। एक क्वेश्चन और पूछूंगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे डालते हैं और भी कंसल्टेंट इस कंट्री में काम कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को भेजते हैं, 1-2 कंसल्टेंट और भी मार्केट के अंदर हैं। तो 2-3 चीज़ें पूछूंगा, आपने इस यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस ट्रांसफ़र करवाई थी? मैंने सर 3,500 यूरोस। ये 3,500 यूरो क्या आपकी ट्यूशन फ़ीस थी? क्या इसके अंदर अकोमोडेशन भी थी, जहाँ इसके अंदर अनदर कोई चार्जेस थे? सर अकोमोडेशन बीच में ही थी, और ट्यूशन फीस थी, और कोई चार्जेस नहीं थे। नहीं, ये अकोमोडेशन नहीं, ये ट्यूशन फीस ही थी 3,500 यूरो। तो मैं इसमें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, कुछ कंसल्टेंट क्या कर रहे हैं, ये 1 साल की फ़ीस भेजने के बाद जो अनदर कंसल्टेंट है वो बच्चों से 1-1 हज़ार यूरो एक्स्ट्रा अकोमोडेशन का भी ले रहे हैं वहाँ पर, अकोमोडेशन के नाम पे। तो क्या आपने कोई इस ट्यूशन फीस के अलावा 3500 यूरो के अलावा के अकोमोडेशन के भी चार्जेस भेजे थे? नहीं सर, उसके अलावा मैंने और कोई चार्जेस नहीं पाई। तो हम अपने जो चार्जेस हैं, आप जब हमारे पास आए थे, मैंने आपका 3 कंट्रीज़ के बारे में सजेस्ट किया था, तो आपसे हमने जो फ़ीस ली थी वो कितनी ली थी और कितनी कंट्रीज़ में आपकी हमने केस डाला था? सर उस टाइम पर मेरे से सिर्फ 10,000 रुपये लिया था, और उसके बाद उन्होंने मेरे को कम से कम भी कितना टाइम, काफ़ी एक लंबे पीरियड के लिए मेरे को सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। तो क्या हमने ये 10,000 लेने के बाद, जब तक आपका जो वीज़ा नहीं आया, बीच में कोई हमने अपने पैसे लिए? नहीं सर, मेरे से एक पैसा भी नहीं लिया। ठीक है। तो अभी आपका वीज़ा आया, उसके बाद हमने जो हमारी कमिटमेंट थी, वो हमने जो चार्जेस थे वो बच्चे से लिए। मैंने फिर बता दिया, वी ओपनली डिस्कस। क्या आपको कितना टाइम हो गया हमसे चले हुए? कितना सर मेरे को जैसे मेरे डेनमार्क और लातवी की एडमिशन भी नहीं आई, तो मेरे को एटलीस्ट साल से ज़्यादा टाइम हो गया। तो पेशेंस थी तभी चले रहे? हाँ सर। तो कभी ऐसा महसूस तो नहीं हुआ कि ये गप्पे मार रहे हैं, ये काम करने के लायक नहीं है, ये ऐसे ही है लड्डू देने वाले, कुछ ऐसा लगा? नहीं सर, ट्रांसपेरेंसी थी। मेरे को टाइम सर संदीप सर और अनित मैम बताते थे कि आपका प्रोसेस यहाँ पहुँचा है। ठीक है। तो ये आपको हमने सक्सेस स्टोरी स्लोवेनिया की बता दी है। स्लोवेनिया में भी अगर आपने केस डालना है, किसी कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट के थ्रू डालें। अकोमोडेशन के नाम पर भी हज़ारों हज़ार डॉलर भेजने, यूरो भेजने की ज़रूरत नहीं है। हमारे थ्रू बताएंगे, मैक्सिमम सेविंग करवाएंगे और मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारे जैसी सर्विस और कंसल्टेंट देता है जो 15-20 हज़ार रुपये एडवांस में लेता है, उसके बाद अपने जो व्हाट्सएवर सर्विस चार्ज उसके बाद लेता है और आपकी मैक्सिमम सेविंग करवा कर देता है, तो उसके थ्रू भी आप अप्लाई करने की कोशिश करें। तो ये मैंने एक सक्सेस स्टोरी आज डाल दी है, एक सक्सेस स्टोरी ऑलरेडी डाली हुई थी। अभी 4 और सक्सेस स्टोरी डालूंगा जिनके रेजिडेंसी परमिट अप्रूव होकर आ चुके हैं। तो साथ में जो 2 पेंडिंग पड़े हैं उनके भी डिसीजन आने वाले टाइम में मैं दूंगा। तो अगर आपने शेंगन कंट्रीज़ में सितंबर इनटेक के लिए स्टिल जाना है, तो आप इमीडिएटली अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसके बाद हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंट्री सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, अगर उनको भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को ब्राउज करके देख सकते हैं। अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।